हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल। दिस इज़ अर्पित, योर फिजिक्स एजुकेटर। जैसा कि जो पुराने स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं मेगा माइंड ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ये वीडियो किस पर्पज़ से है। हमारा टारगेट नीट 2023 है। इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, सेलेक्टेड टॉपिक है, उसका कवरेज चल रहा है। 2-3 वीडियो इसके रिलीज़ भी हो चुके हैं और जो सेलेक्टेड पोर्शन जिससे पूछा जाता है उस पर हम वर्क कर रहे हैं। और जो नए स्टूडेंट हैं जो जुड़ने वाले हैं या जुड़ेंगे, उनके लिए मतलब आज का जो नया टॉपिक है वो हीट ट्रांसफ़र है। और मतलब जो लोग नए लोग देख भी रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पुराने वीडियो को देखें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी से आपके साथ वर्क कर सकें। सो हमारा टारगेट नीट 2023 है और कम टाइम में, जैसे कि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, 1 मंथ का ड्यूरेशन बचा हुआ है, तो इस कम टाइम में हमें वो पोर्शन ज़्यादा अच्छे से करने चाहिए जो श्योरिटी हो, 99% श्योरिटी हो कि हाँ इससे क्वेश्चन जो है आता ही आता है। अगर हम उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम जैसे 70-60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एटलीस्ट 45-50 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही आज का टॉपिक जो है हमारा वो हीट ट्रांसफ़र है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडायनेमिक्स से अलग पार्ट है। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र में डिस्कस करेंगे कि 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, जब भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे या आप देख रहे होंगे, कई सालों से लगा भी रहे होंगे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हीट ट्रांसफ़र एक ऐसा टॉपिक है जिसे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम 1। कोई भी टॉपिक हो उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी हो मिनिमम 1 है, बट 1 से 2 क्वेश्चन हीट ट्रांसफ़र में इतना मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि ये हीट ट्रांसफ़र जो कंटेंट है वो बहुत कम कंटेंट है। ठीक है, उसमें हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन 1 से 2, एक तो मैंने मिनिमम बोला, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और आप इसको अच्छे से कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र, जैसे मैंने बताया कि हीट ट्रांसफ़र एक ऐसा टॉपिक है जिसका कंटेंट कम है। अदर टॉपिक से रिलेटेड इसमें कंटेंट कम है। जैसे कोई आप मेजर टॉपिक ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लो, उसमें 2-3-4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र में सिर्फ आपको 2 हेडिंग पढ़नी है, उसी 2 हेडिंग में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हीट ट्रांसफ़र में पढ़ना क्या क्या है, पहले मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हीट ट्रांसफ़र में देखिए, पता है कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ना है। ठीक है, बेसिक तो हम जानते ही हैं। हमारा टारगेट है ये समझना कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछा जाता है। ओके, तो हीट ट्रांसफ़र की बात करें, देयर आर 3 मोड ऑफ कंडक्शन, 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सिलेबस में है नहीं, बट थोड़ा सा थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं, कह नहीं सकते बट पूछ सकते हैं। रेडिएशन एंड कंडक्शन, इससे प्रॉब्लम बनती है और इससे एक प्रॉब्लम बनती है। ये सेपरेटली क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, रेडिएशन का भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा एग्जाम में और कंडक्शन का भी मिलेगा, और इसमें ज़्यादा कंटेंट है नहीं। मैं पहले ही आपसे बता दे रहा हूँ कि इसमें कंटेंट है नहीं। अगर आप अच्छे से कर लोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो, मिनिमम 1। ये एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कितना जोर देता है, लेकिन कम कंटेंट में आप 1 से 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कंडक्शन है। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो कंडक्शन है, और कंडक्शन से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम पूछी जाती है और क्या क्या पूछा जा चुका है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आप प्रीवियस ईयर अपनी बुकलेट उठा कर रख सकते हैं या बाद में देख सकते हैं। ठीक है, उसको टाइम दे सकते हैं। सो अब बिना टाइम खोए हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन। ओके, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, देखिए कोई फंडामेंटल या बेसिक क्लास नहीं है। अगर आप इसका बेसिक क्लास चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट में जाकर हमें बता सकते हो कि इसको मुझे डिटेल में पढ़ना है, मैं आपको उसका भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो ये सिर्फ आपको एक
आइडिया देना है कि हाँ इस टॉपिक पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि एक कॉन्फिडेंस आए कि यस आई एम प्रिपेयर्ड। ओके, सो कंडक्शन जानते हैं, कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड। कंडक्शन किस में होता है, इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड, ठीक है, फॉर सॉलिड्स यूज किया जाता है। बेसिकली ये सॉलिड्स के लिए यूज किया जाता है, लिक्विड में भी होता है कंडक्शन, बट सॉलिड के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडक्शन में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लॉ ऑफ कंडक्शन। लॉ ऑफ कंडक्शन पे ही प्रॉब्लम बनती है, ठीक है, लॉ ऑफ कंडक्शन पे ही प्रॉब्लम बनती है और कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है। ये लॉ ऑफ कंडक्शन क्या है, वो जो एक इक्वेशन हम पढ़ते हैं कि Q जो हीट फ्लो है, हीट फ्लो Q इज गिवन बाय व्हाट, इट इज K A डेल्टा T बाय डेल्टा X। ओके, K A डेल्टा T बाय डेल्टा X मैं माइनस साइन यूज कर दूं इनटू टाइम, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये डेल्टा T फाइनल माइनस T इनिशियल, निगेटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हीट फ्लो Q इज इक्वल टू माइनस K डेल्टा T बाय डेल्टा X इंटू T। ये इक्वेशन आप सबको रटी होगी, ठीक है। हीट फ्लो हो गया, हीट रेट लिखता हूं मैं, हीट रेट, ठीक है, हीट रेट या हीट फ्लो रेट, रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो कैसे भी बोले, हीट फ्लो रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम में मेजर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, Q बाय T, ये टाइम इधर आ जाएगा, माइनस K A डेल्टा T बाय डेल्टा X। इस इक्वेशन में जितने टर्म आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करना है, ठीक है। उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम पूछी जाती है और इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है। आपसे K के बारे में पूछेगा, ग्रेडियंट के बारे में पूछेगा। ये जो डेल्टा T बाय डेल्टा X है इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, ये है क्या, जैसे कि एक रॉड ली हमने, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 यहाँ है, T2 यहाँ है, दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा T है, इसकी लेंथ डेल्टा X है, और ये जो एरिया है इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी रॉड का लोगे तो वो सर्कुलर मिलता है, इट इज एरिया A, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कि ये आप देख रहे हो रॉड है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और इसी से हीट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, Q हीट फ्लो कर रही इन टाइम T, इन टाइम T। तो जब रेट निकालेंगे Q बाय T कर देंगे, और व्हाट इज K, K इज थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इस टर्म को आप समझ लीजिए, अब के बोलेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो अब जो जितनी भी प्रॉब्लम बननी है ट्रांसफर के कंडक्शन टॉपिक से वो इसी क्वेश्चन से बननी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कैसे बननी है देखिए, जैसे कि कभी आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट दे देगा, हीट रेट दे देगा, के दे देगा, ए पूछेगा, मतलब जैसे जो फंडामेंटल मैथ्स लगाते हैं हम लोग क्लास 7th 8th में, उस तरीके से एक तो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है, वो आपके सामने है, वो आप कर लोगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो डिफिकल्ट फेज है इसका उसको समझते हैं हम लोग। डिफिकल्ट फेज ये है कि जब जो फिगर है हमारा, ऑब्जेक्ट है, वो कॉम्प्लेक्स हो, उस केस में हीट फ्लो कैसे निकालते हैं, या किसी इंटरमीडिएट पॉइंट है, जॉइंट है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको समझना है, ठीक है। वहाँ जाने से पहले हम एक चीज़ और समझेंगे कि ये जो हीट है, हीट फ्लो है, हीट रेट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट से कैसे मैच करती है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, यहाँ हमने हीट का ले लिया, ठीक है, हीट, और यहाँ पे करंट की बात कर ली, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली। हीट के केस में क्या होता है कि हीट फ्लो कर रही है, हीट इज Q इज एक्ट एज करंट, Q इज एक्ट एज करंट, डेल्टा T बाय डेल्टा X, ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है इट इज एक्ट एज पोटेंशियल डिफरेंस
इट इज एक्ट एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो Q बाई टी है ये हीट रेट, इसको H लिख दें हम, H इज इक्वल टू, ठीक है, ये करंट है, ये एज अ करंट वर्क कर रहा है। डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो एज अ पोटेंशियल डिफरेंस वर्क कर रहा है। अब बात आई कि रेजिस्टेंस भी होगा इसमें, तो रेजिस्टेंस इस केस में सॉरी ये जो डेल्टा टी है ये एज अ पोटेंशियल डिफरेंस वर्क कर रहा है, और जो रेजिस्टेंस है आर, थर्मल रेजिस्टेंस जिसे हम बोलेंगे आर इज थर्मल रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन के ए, डेल्टा एक्स अपॉन के ए या एल अपॉन के ए, आप इसकी लेंथ एल ले लो तो यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, एल अपॉन के ए, ओके, डेल्टा एक्स अपॉन के ए। तो अब आप इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दो इस टर्म में, करंट इसको हमने एज अ करंट लिया, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये आई पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ पे एच है, एच थर्मल है तो टी एच लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, आर टी एच पोटेंशियल डिफरेंस थर्मल। तो अब आप इसको जब कंपेयर करोगे I इज इक्वल टू वी अपॉन आर से, तो देखोगे ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर है, वो एक्ट कर रहा है एज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन हीट प्रॉब्लम, और जो रेजिस्टेंस है एल, ये जो टर्म था डेल्टा एक्स अपॉन के इस इक्वेशन में वो एक्ट कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये जो हीट रेट है वो एक्ट कर रहा है एज अ करंट, ओके। तो जब भी कोई प्रॉब्लम निकालनी होगी तो आपसे थर्मल रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस पूछेंगे तो थर्मल रेजिस्टेंस आप क्या करोगे, आर थर्मल आपसे पूछ सकता है कोई भी प्रॉब्लम देके, तो आप एल बाई के ए कर दोगे, क्या कर दोगे, एल बाय के ए, थर्मल रेजिस्टेंस के लिए एल बाई के ए या डेल्टा एक्स, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स अपॉन के ए निकाल दोगे, और ऐसे ही एज एज्यूम करके आप कर दोगे, ठीक है, प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी। ये थर्मल रेजिस्टेंस आपसे पूछ सकते हैं, एक तो ऐसे प्रॉब्लम पूछी जा सकती बात। दूसरी बात ये कि इसमें से एक प्रॉब्लम बन सकती है कि ये जो थर्मल कंडक्टिविटी इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, मैं आपको बता दूं इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो ये डायमेंशन आप डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ चुके हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इतना तो आपको पता होगा किसी की डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बट मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि इसकी डायमेंशन पूछी जा सकती है, थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन पूछी जा सकती है, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन, थर्मल रेजिस्टेंस, ये दो पार्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये दो पार्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा पोर्शन क्या है जो पूछा जा सकता है, तीसरा पोर्शन है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इसको समझते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करनी है, अब इसको समझते हैं। आपको सिर्फ ये इक्वेशन स्टडी करनी थी, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालनी है, ठीक है। सो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये डायमेंशन, इसकी डायमेंशन आप निकाल लोगे, अभी मुझे निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये एज अ होमवर्क आप समझिए, इसकी डायमेंशन इंपॉर्टेंट है और थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी उसको भी अभी डिस्कस कर रहे हैं। पहले देख लेते हैं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। यही एक इक्वेशन है, एक प्रॉब्लम तो आनी है, ये मतलब इसमें 110% कहा जा सकता है कि जो कंडक्शन है और ये इक्वेशन है लॉ ऑफ कंडक्शन जिसे हम कह रहे हैं, इससे एक प्रॉब्लम आती ही आती है, इग्नोर नहीं किया जा सकता इसको। बस चेंज क्या करते हैं, फॉर्मेट चेंज कर देते हैं क्वेश्चन पूछने का, थ्योरेटिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इक्वेशन मैथमेटिकल आ सकता है मैथमेटिकल टर्म्स में।
सो अब देखते हैं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करनी है और उसको क्यों करेंगे। ठीक है, दो केस ले रहे हैं, जैसे कि एक फिगर बना लें, ये फिगर है। ठीक है, ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है। ठीक है, इसकी K1 है, इसकी K2 है। आप देख सकते हो, मैं इसको ऊपर लिख दूं तो ज़्यादा समझ में, ये K1 है, ये K2 है, और इसकी जो लेंथ है वो L1 है इतनी, इसकी लेंथ L2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, ये जो जहाँ से जॉइंट है T है, और इसका टेम्परेचर T2 है, और ये जो एरिया इसका क्रॉस सेक्शन का वो A है, वो दोनों साइड से इक्वल होगा, इस साइड का हाइट है। ओके, इतना समझना, K1 K2 है। अब इस केस में आपसे पूछा जाए कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इस फेज में ऐसे T1 इज ग्रेटर देन T2, बोल दिया गया T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 T2 से ग्रेटर है, सो T इन बिटवीन दिस होगा। यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है Q, हीट रेट H, T टाइम में Q ट्रांसफर हो रही है, हम उसको H ले रहे हैं, H इज Q बाय T, कंफ्यूज मत होना, टाइम के साथ है। ठीक है, H हीट रेट फ्लो कर रहा है, तो अब आपसे पूछा जाए कि कितनी हीट फ्लो कर रही है, इससे टोटल बताइए। तो देखिए, हीट तो दोनों में सेम जा रही है, इस स्लैब में H1, इसमें H2, ये हीट फ्लो इस सॉलिड स्लैब को कंप्लीटली क्रॉस कर रही है, यहाँ से ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, H इज इक्वल टू H1 प्लस H1 इज इक्वल टू H2, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अब इस केस में क्या करना है, आपसे ये T पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, T, तो आप T कैसे निकालोगे, प्रॉब्लम बता रहे हैं, प्रॉब्लम क्या पूछ सकता है, T पूछेगा, तो आप T कैसे कैलकुलेट करोगे। अब आप ये इक्वेशन लगा दोगे, H1 इज इक्वल टू H2, H1 क्या होता है, K1 A1, A कांस्टेंट है दोनों का, A1 A2 अगर हम ले भी लेंगे, ये H1 H2 लिखा है, कांस्टेंट है, A डेल्टा T माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, T माइनस T1, ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइन लगा दिया, अपॉन L1 इज इक्वल टू K2 माइनस का K2 A T2 माइनस T अपॉन का L2। ठीक है, इससे आपको K1 गिवन होगा, K2 गिवन होगा, दिस ये कैंसिल हो जाएगा, L1 L2 गिवन होगा, आप T टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो, T टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ये एक प्रॉब्लम हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम इसमें पूछ सकते हैं कि अगर इस सिस्टम को मैं रिप्लेस करना हो, एक सिंगल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो कितनी थर्मल कंडक्टिविटी उस सॉलिड मटेरियल की ली जाए। ठीक है, सो हमें K इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, K इक्विवेलेंट निकालना है। तो एक मैं आपको जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। बुक में आपको रेजिस्टेंस मेथड दिया होगा, बुक में आपको रेजिस्टेंस मेथड दिया होगा जो मतलब लेंदी है। पहले आप थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, उसके बाद K इक्विवेलेंट देख लेते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका R1, इसका रेजिस्टेंस हमने ले लिया R1, इसका रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस R2 ले लिया। R1 क्या होगा, L1 अपॉन K1A होगा कि नहीं होगा। R2 क्या होगा, L2 अपॉन K2A होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट को एज्यूम करके चलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, वैसे ही ये सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा। अगर इस स्लैब को हम सिंगल स्लैब बनाना चाहते हैं ऐसा, इस तरीके से, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी हमने K इक्विवेलेंट कर दी और इसी से इतनी ही हीट पास कर रहे हैं, एरिया वही रखा है, लेंथ जो है इसकी चेंज हो जाएगी। L1 L2 लेंथ मैंने L ले ली, क्या ले ली, L ले ली। ठीक है, और टेम्परेचर यही है T1 T2, ऐसे कन्वर्ट करना हो तो इस केस में K इक्विवेलेंट क्या होगा उसको समझना है। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस मेथड से जा रहे हैं जो आपको बुक में मिलता है।
ठीक है। L1 अपॉन K1 है, R2 इज L2 अपॉन K2 है। तो सीरीज में है तो R नेट या R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, ठीक है। सो इसको रखोगे L1 अपॉन K1 A प्लस L2 अपॉन K2 A, यही तो होगा। और R इक्विवेलेंट इससे क्या निकल कर आएगा? L अपॉन K A, K इक्विवेलेंट यही निकल कर आएगा। K इक्विवेलेंट हमने लिया, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, इसको सिंगल स्लैब में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। L1 अपॉन K1 A प्लस L2 अपॉन K2 A, ठीक है। A कॉमन है, A कैंसिल हो जाएगा, तो इससे क्या निकल कर आया? L अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 बाई K प्लस L2 बाई K2। तो K इक्विवेलेंट क्या निकल कर आया? इससे K इक्विवेलेंट क्या निकल कर आया? इसको आप इस L अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 ये निकल कर आया। वेयर L इज L1 प्लस L2 है ये, ठीक है। L इज L1 प्लस L2, ये रिलेशन निकल कर आया। अब मैं आपको एक जनरल फार्मूला दूंगा जिससे आपको थर्मल रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए के इक्विवेलेंट दो केसेस हैं, ठीक है। एक से मैंने बता दिया कि थर्मल से जाएंगे आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली कैसे करेंगे? डायरेक्टली करने के लिए क्या है, आप देख रहे हो कि इसमें जो एरिया है वो सेम है दोनों का, दोनों स्लैब का एरिया सेम है। व्हेन एरिया इज सेम, व्हेन एरिया इज सेम, व्हेन एरिया इज सेम, तो क्या करेंगे? के इक्विवेलेंट लगाने के लिए, और थिकनेस डिफर कर रही है, के इक्विवेलेंट लगाने के लिए समेशन L अपॉन समेशन L बाई K कर देना। ये रिलेशन आप नोट कर लीजिए, समेशन L अपॉन समेशन L बाई K कर लेना। जब जितने स्लैब आप इससे अब ऐड करते चले जाओ, 4-5 जितने कर पाओ, ठीक है। सिर्फ थिकनेस डिफर कर रही है, सेम भी हो सकती है लेकिन एरिया सेम है, तो आप ये रिलेशन लगाओगे। सम का मतलब आप जानते हो क्या होता है? समेशन L का मतलब क्या हुआ? जितनी भी लेंथ्स हैं सबको ऐड करना है। तो इस स्लैब के लिए आप देखो कि इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं, L1 समेशन L लिख रहे हैं प्लस L2, ओके, अपॉन समेशन L बाई K मतलब फर्स्ट का L1 बाई K1 फर्स्ट स्लैब का प्लस L2 बाय K2। डायरेक्टली लिख गया ये, यहाँ पे देखिए L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 हमने लिया है, तो ये डायरेक्टली लिख गया कि नहीं लिख गया? कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को एक और स्लैब हम इसमें ऐड कर दें, एक और। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एक और स्लैब अगर इसमें ऐड करनी हो तो हम कर सकते हैं। एक और स्लैब इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हो इस तरीके से, कर सकते हो आप। तो L3 आ जाएगा प्लस ये L3 आपने ऐड कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस L3 अपॉन K3 प्लस L3। आप के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये समझ में आया जब एरिया सेम था, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, दूसरा केस ले रहे हैं। ये जनरल रिलेशन है, इसको आपको लर्न रखना है, समेशन L अपॉन समेशन L बाय K। अब देखिए कि प्रॉब्लम ऐसी हो, दो स्लैब हैं, ये एक स्लैब है, ठीक है। इस केस को समझिए। अब इसी में एक स्लैब हमने और काट दी, ऐसे काट दी, इसको बीच से इसको हमने ऐसे कट कर दिया। इसको मैं डॉटेड वाला ना बनाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये अब आप देख लो दो पार्ट में है ये, ठीक है।
दिस इज पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K1 है, इसकी K2 है। इसका जो एरिया है वो A1 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। बट दोनों की लेंथ क्या है, दोनों की लेंथ आपने L ले ली, क्या ले ली, सेम लेंथ है, और इससे आप हीट फ्लो करा रहे हो H। इसका ये टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तभी हीट ऑलवेज फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। लोअर टू हायर भी फ्लो कर सकती है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आप स्टडी करोगे कब कर सकती है आप समझ सकते हो, ठीक है। सो A1 K1 A2 K2 L हमें इतना ही चाहिए है, ठीक है। इस केस में अगर आपको सिंगल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो लाइक इट, ठीक है, इस सिंगल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे आप, ठीक है, ऐसा ही कन्वर्ट करना है, वेयर L इज नॉट L1 प्लस L2 बट A है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, इस केस में आप रेजिस्टेंस के थ्रू जाओगे, रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर उसको के इक्विवेलेंट में रखोगे, कन्वर्ट करके लाओगे, लेंदी होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला इसका भी बता रहा हूं, इफ L इज सेम, लेंथ इज सेम, लेंथ या थिकनेस इज सेम, थिकनेस इज सेम, उस केस में अप्लाई करना। इफ लेंथ और थिकनेस इज सेम, कहने का मतलब ये जो लेंथ है ये शेप ऐसे है, उसको ऐसे काट दिया गया है, एरिया चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इस केस में के इक्विवेलेंट के लिए आप समेशन के ए अपॉन समेशन ए अप्लाई कर दोगे। वहाँ पे समेशन एल अपॉन समेशन एल बाई के था, बट यहाँ पे समेशन के ए अपॉन समेशन ए है, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, K1 सबसे पहले फर्स्ट स्लैब के लिए इसका प्रोडक्ट K1 A1 प्लस जितने भी स्लैब्स होंगी K2 A2 अपॉन टोटल एरिया, समेशन ऑफ ए जितने भी एरिया सबको ऐड करना, A1 प्लस A2। तो ये के इक्विवेलेंट आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये के इक्विवेलेंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, और सिर्फ एक प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट डिटरमाइन करने की एग्जाम में पूछी जाती है, ओके। के इक्विवेलेंट बुक में आपको थर्मल रेजिस्टेंस का अप्रोच दिया होगा, ठीक है, वो आप तब अप्लाई करना जब ये भी डिफरेंट हो ये भी डिफरेंट हो, लेकिन ऐसा देते नहीं है, वो जनरली केस ऐसा ही बनता है, ठीक है। जनरली केस ऐसे ही बनते हैं कि आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे सिंपल सी प्रॉब्लम है, अब एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो इतना आप समझ गए होगे। अब मैं दूसरी प्रॉब्लम ले रहा हूं जिसमें के इक्विवेलेंट निकालना है, और भी डिफरेंट फिगर ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं उसको। तो ये एक मतलब इसकी सियोरिटी है कि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, थर्मल कंडक्टिविटी पे प्रॉब्लम आती ही आती है। इसी को मुझे डिस्कस करना था, और ये जो जनरल फॉर्मूला है यही प्रोवाइड कराना चाहते थे हम आपको। जो नए व्यूअर हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें टॉपिक को ऐसे ही डिस्कस किया गया है, जो सेलेक्टेड पोर्शन है उसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसका एडवांटेज, अब आप सोचोगे कि मतलब एक घंटे का तो वीडियो नहीं होता है, लेकिन 1 घंटे का जो टाइम हम पे कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिलेगा, इस 1 घंटे में आप सही मायने में वो टॉपिक टच कर रहे हो जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टॉपिक टच कर रहे हो, दूसरी बात ये टॉपिक मतलब टॉपिक के अंदर क्या आता है और कैसे आता है उसको आप समझ रहे हो, ये एडवांटेज है इस वीडियो का, और ये मोटिव है मेरा आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराने का। तो जो हमारा टारगेट है 20 डेज फुल रिवीजन का, वो यही है कि जो सिलेक्टेड पोर्शन है जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको कवर किया जाए। आपको भी पता है कि 20 डेज में रिवीजन का मतलब एक ऐसे ही बात हो गई जो पॉसिबल नहीं है, ये उन्हीं के लिए है मतलब जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ठीक है। बस एक रिवीजन, एक कॉन्फिडेंस चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है,
और जो इस फील्ड में मतलब आना ही चाहते हैं कि नहीं मुझे प्रिपेयर करना है और चीज़ों को समझना है, उनके लिए भी है, ये बेसिक भी है, आप इसको एज अ बेसिक भी समझ सकते हो। कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं जिसे आप करके कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक क्यूब लिया हमने, ठीक है, फिर इसको पार्टीशन किया इस तरीके से पार्टीशन किया और इसका पार्टीशन ऐसे कर दिया। ठीक है, क्यूब है, इसका 3D फिगर है, बाकी का पोर्शन हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए इस तरीके से बना होगा पूरा। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है, और टेम्परेचर वगैरह हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। इसका K3 है, इसका K4 है। इसका एरिया जो है आप देख रहे हो, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम होगा, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा। अगर हमने इसका A लिया तो इसका भी A होगा, और इसका A1 A2 ले लिया, इसका A1 ले लिया, A3 ले लिया, A4 ले लिया, क्योंकि K3 K4 ले रहा है, K3 के A4 ले लिया। और हमें पता है ये जो A है ये दोनों को मिला दोगे A3 प्लस A4 बन जाएगा, A इज इक्वल टू A3 प्लस A4 बन जाएगा क्रॉस सेक्शनल, क्योंकि एक बॉक्स टाइप का लिया है, K1 K2 K3 K4। इस केस में अब आपसे पूछा जाए बताइए कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही, और टेम्परेचर T1 T2 T3 T4 इस तरीके से, तो आप क्या एक एक का निकालोगे, आप क्या एक एक का 1 बाय 1 कैलकुलेट करोगे कि इसका रेजिस्टेंस निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर इसमें वो लगाया क्या बोलते हैं पैरेलल की कंडीशन लगाई, पैरेलल रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस है, इस तरीके से करने जाओगे तो एक फुल क्वेश्चन हो जाएगा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछे जाते हैं 10-15 मार्क्स के। ठीक है, हमें इतना नहीं करना है, हमें डायरेक्टली अगर हीट फ्लो बताने की कितनी हीट रेट फ्लो है, उसका हीट फ्लो रेट क्या है, तो हमें पता है इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट A dt डेल्टा T बाय डेल्टा X होता है, ये हमको पता है। ये जो एंड टेम्परेचर है वो पता हमको, और टोटल लेंथ भी पता है, इसकी लेंथ L है, L1 L2 L3, ये 3 लेंथ दे दी, ये भी पता है। ठीक है, K इक्विवेलेंट डायरेक्टली निकाल के रख के डायरेक्ट निकाल देंगे कि इससे हीट कितनी पास हो रही है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्या है, K इक्विवेलेंट निकालना। थर्मल रेजिस्टेंस एक अलग टॉपिक है, जब आपसे मतलब पूछा जाए इंटेंसली कि नहीं आप थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, तब आप L/Ka अप्लाई कीजिए। ओके, सो आइए K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं हम। K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, तो पहले देखिए ये 2 स्लैब ले लें, ठीक है, और ये 2 स्लैब ले ले। ये 2 स्लैब हम इसलिए ले रहे हैं इसमें एरिया सेम है, तो इसके लिए क्या रिलेशन लग जाएगा, लेंथ डिफर कर रही है, इसके लिए फॉर स्लैब 1 and 2 के इक्विवेलेंट को हमने लिख दिया के इक्विवेलेंट, सिर्फ के इक्विवेलेंट लिखा। ठीक है, फॉर स्लैब 1-2 K12 लिख दिया हमने, 1 and 2 स्लैब के लिए K12। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये लेंथ डिफर है तो समेशन L अपॉन समेशन L बाई K अप्लाई करना है हमको। ठीक है, समेशन L L1 प्लस L2 अपॉन समेशन L बाई K L1 अपॉन K1 प्लस L2 बाय K2, ये आ गया K12 आ गया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं हम, ये 2 इसको रिप्लेस करके एक स्लैब इसी के बराबर लगा देंगे, तो फॉर स्लैब 2 and 3 and 4 K3-4 इसको ले लें, तो इसके लिए आप देख रहे हो लेंथ तो सेम है, लेंथ इज सेम, अब अभी बता रहे हैं लेंथ सेम है, A3 A4, एरिया डिफर कर रहा है तो क्या लग जाएगा, समेशन KA अपॉन समेशन A। इतना ही तो आपको लर्न करना, समेशन L अपॉन समेशन L बाई K, और सब इसके लिए जब एरिया डिफर करे समेशन KA अपॉन समेशन A, सो K3 प्रोडक्ट ऑफ KA A3 प्लस K4 A4 अपॉन A3 प्लस A4, ये आ गया K3-4। अब आप देख रहे हो ये 2 स्लैब जो थी ये स्लैब बन गई
K12 और ये वाली जो स्लैब थी इसको रिप्लेस करके हम एक लगा सकते हैं K34। ये दो स्लैब बन गई K34। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, लेंथ क्या हो गई, टोटल लेंथ क्या हो गई, L1 प्लस L2 प्लस L3। इसको आप टोटल लेंथ को इज इक्वल टू L कंसीडर कर लो, ठीक है। एरिया आपको पता है A है, एरिया क्या है, A है, एरिया A है, एरिया A है। तो अब आप देख रहे हो इसकी जो लेंथ है L1 प्लस L2 है, इस स्लैब की लेंथ L1 प्लस L2 है। लेंथ डिफर कर रही है, क्या कर रही है, लेंथ डिफर कर रही है, और ये L3 है, अलग से मैंने लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसकी लेंथ L3 है, इसकी L1 प्लस L2 है। एरिया सेम है, लेंथ डिफर कर रही है, तो जो के इक्विवेलेंट हम लिख रहे हैं फाइनल जो है, फाइनल में क्या लग जाएगा, समेशन L अपॉन समेशन L बाई के, क्योंकि लेंथ डिफर कर रही है। पहले वाले की लेंथ L1 प्लस L2 है, दूसरे वाले की प्लस L3 अपॉन फर्स्ट L1 प्लस L2 बाई K1 समेशन L बाई के कर रहे हैं, ठीक है, प्लस L3 बाय K12। ये जो K12 आया है इससे जो निकल कर आएगा K12 आप वो पुट करोगे, और L3 में क्या लगा है K34, ये जो निकल कर आया था इसको रखोगे। अब आप कहोगे इतना रखेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम में यहाँ तक जाएंगे तो आपको डाटा ऐसा दिया जाएगा कि ये जो A3 इज इक्वल टू A4 है और A3 इज हाफ ऑफ दिस, वो सब कैंसिल होता चला जाएगा और फाइनल में के इक्विवेलेंट आ जाएगा। आपसे सिर्फ के इक्विवेलेंट ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अब के इक्विवेलेंट निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी स्लैब दे सकते हैं, जरूरी नहीं यही हो, आप दे सकते हो जैसे स्लैब में ये है, इसमें ऐसे दे सकते हैं, ये K1 K2 K3 है, तो पहले आप ये सीरीज वाली निकाल लोगे, फिर ये दोनों का पैरेलल में के इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए केस कैसे बन सकते हैं। ये दो स्लैब थे, इस तरीके से कर दिया, K1 K2 K3 K4 K5, जाने को तो कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बट आपके पास एक इस समय ब्रह्मास्त्र है कि ये जनरल रिलेशन अप्लाई करके हम डायरेक्टली के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। जब फिगर बड़ा होगा, ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटीज़ होंगी, उस केस में थर्मल रेजिस्टेंस के थ्रू जाने में टाइम लगेगा और एनर्जी भी लगेगी और गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, ओके। सो आपके पास ये एक डायरेक्ट है, और यही एक ऐसा टॉपिक है के इक्विवेलेंट का जिससे प्रॉब्लम मतलब मैनी टाइम पूछी जाती हैं, जिसमें 99% श्योरिटी लेके चला जाता है कि नहीं एग्जाम आता ही आता है, इट इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम कंडक्शन, ओके। और जो इक्वेशन मैंने बताई आपको Q इज इक्वल टू के डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, उससे भी डायरेक्टली प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो एक और थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यही फोकस है इस चैप्टर का और इस चैप्टर में कंडक्शन टॉपिक का, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके बताइए, उसको क्लियर किया जाएगा। और ये देखिए आप जो लोग मतलब कई साल से लगे हुए हैं वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे या देख रहे होंगे कि नहीं आता ही आता है, और सच में मतलब ऐसा आता है कि इस वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दिखेंगे। लेकिन जिन लोगों की सोच ये है कि नहीं कुछ ऐसा टॉपिक मिल जाए मैं पढ़ लूँ और जाके एग्ज़ाम में डिलीवर कर दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी लेक्चर, कोई भी मतलब कोई आपको अगर बता रहा है, सिखा रहा है, तो आप इतना समझ लीजिए आपने पहले फंडामेंटल क्लियर कर रखे होंगे, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी उसकी पढ़ रखी होगी या आप रिवीजन के दौर से गुजर चुके होंगे, उसके लिए ये स्पीडी वे में है, ठीक है, ये लेक्चर्स। अगर आप समझें कि नहीं फर्स्ट टाइम में मुझे है हेल्पफुल है, हम ये नहीं कह रहे हेल्पफुल नहीं है, यही अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ते तो मैं आपको ऐसे ही बताता, लेकिन वहाँ आपको रुक कर काम करने को टाइम मिलता, और जब आप टाइम पे करते तब चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आती। ये उनके लिए है जिनके पास टाइम नहीं है बट
और कॉन्फिडेंस में भी क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। सो ये थर्मल कंडक्टिविटी हुई, ठीक है। अब थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, थ्योरेटिकल कैसे बनते हैं, थोड़ा उस पर नज़र डालते हैं। तो लॉ ऑफ कंडक्शन क्या था, Q/T इज इक्वल टू K, मैंने माइनस साइन हटा दिया है, ठीक है, वो डेल्टा टी में मैनेज कर लेंगे, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन थी, ठीक है। इस इक्वेशन में देखिए है क्या, अगर इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, इसको आप कांस्टेंट कर दो, इसको कांस्टेंट कर दो, मतलब जब Q/T को आपने कांस्टेंट कर दिया, एरिया को भी आपने कांस्टेंट रखा है, तो K क्या होगा, K इंटू जो डेल्टा एक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक रिलेशन निकल कर आएगा कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। मतलब ये डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स जो स्लोप होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट का, ठीक है, स्लोप ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, देखिए जैसे कि एक ये फिगर है, ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है और इसकी K3 है, ऐसे बता दिया गया। इसमें टेम्परेचर इसका T1, T2, T3 और T4 ले लिया गया, और ये जो टेम्परेचर X1 ले लिया गया, इसका X1, X2, X3 इस तरीके से ले लिया गया, ठीक है। इस केस में देखिए टेम्परेचर ऐसे चलता आ रहा है, इस तरीके से। और अब आपसे पूछा जाए बताइए किस बॉडी में ये A1, 2, 3 किस में थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो इससे आप निकालोगे डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स इज अ स्लोप, ठीक है। ऑप्शन ऐसे लिख सकते हैं K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3, K3 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1, K3 इज ग्रेटर देन K1 इज लेस देन K2, ऐसे ऑप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। आपको तो एक निकालना है, मैच करके मार देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस रिलेशन में आपने देखा सारे टर्म्स को कांस्टेंट कर दिया, एक कंडीशन दे दी कि हीट फ्लो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, और एरिया उसका कांस्टेंट है, तब थर्मल कंडक्टिविटी इस केस में क्या होगा, तो होगा क्या कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्लोप ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या है, T और X कर्व के बीच स्लोप है, डेल्टा dt बाई डेल्टा एक्स क्या देगा, स्लोप ही तो देगा, इट इज स्लोप। सो K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ Tx, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस या थिकनेस। तो इसमें आप देख रहे हो ये θ1 आप ले लिए, θ2, फिर θ3। अब इसमें आप देख रहे हो क्या है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 एंड θ2 इज लेस देन θ3, ठीक है। तो क्या निकल कर आया, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, θ1 ज़्यादा होगा, उसका K1 लेस होगा। तो पहले θ1 इज ग्रेटर देन θ2 की बात की, तो K1 लेस देन K2 हो जाएगा, K1 इज लेस देन K2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K1 लेस देन K2। ये बात समझ में आई, K1 लेस देन K2। वहीं अगर θ2 देख रहे हो आप, θ2 इज लेस देन θ3, मतलब θ3 इज ग्रेटर देन θ2, तो K3 इज लेस देन K2। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ ना देकर आपको थ्योरी भी दे सकते हैं, थ्योरी में पूछ सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्लोप ऑफ चेंज इन टेम्परेचर टू थिकनेस ऑफ सॉलिड, ओके, या स्लैब या ब्लॉक कुछ भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। दूसरी बात ये कि थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड जितना थ्योरेटिकल पोर्शन हो, फॉर एग्जाम्पल थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। एक क्वेश्चन ये खुद है कि थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड की लिक्विड से ज़्यादा होती है, लिक्विड की गैस से ज़्यादा होती। दूसरा क्वेश्चन ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है।
ये थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो कैसे डिपेंड करता है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए थर्मल कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन गैस के लिए क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिक्रीज करेगी, लेकिन गैस के लिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। ओके, तो एक ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स होंगे लाइक स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, डायमंड, उनका आपसे थर्मल कंडक्टिविटी का कंपैरिजन पूछ सकता है, किसका ज़्यादा होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इंडिकेट कर रहे हैं हम आपको। सो आप देख रहे हो, एक ये रिलेशन हो गया, दूसरा इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन हो गया, और थर्मल कंडक्टिविटी का स्लोप के साथ कैसा रिलेशन है वो आप देख सकते हो, ठीक है। और जो मैंने पहले बताया था कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी डायमेंशन क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन होगा, डायमेंशन का होगा, लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन एंड यूनिट इंपॉर्टेंट है, ओके, डायमेंशन एंड यूनिट। आप इसको मतलब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, निकाल तो अभी सकते हैं, चलो निकाल लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि आप क्या लोगे, कैलोरी लोगे, हीट है तो कैलोरी लोगे, ठीक है। कैलोरी टाइम की सेकंड, एरिया डिवाइड में आएगा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर डेल्टा एक्स अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड। सो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल कर आएगा, कैलोरी पर मीटर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड। ये यूनिट आएगी थर्मल कंडक्टिविटी की, ओके, थर्मल कंडक्टिविटी की ये यूनिट निकल कर आएगी। इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लो, ऐसे पूछ सकते हैं। सेंटीमीटर में लेना है सेंटीमीटर में ले लो, कैलोरी लिए तो सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। डिग्री केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस के केस में डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डिग्री केल्विन, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। यूनिट पे प्रॉब्लम आ सकती है, डायमेंशन पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो जो हमारा फोकसिंग एरिया है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। आप इसको जितना अच्छे से करके जाओगे उतने, देखिए क्वेश्चन तो के इक्विवेलेंट पे ही आना है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी है, लेकिन कभी कभी होता है, बोल दिया जाता है एग्ज़ाम मतलब जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया। वो कब होता है, जब हम टॉपिक को अच्छे से पढ़ के ना जाएं, ठीक है। टॉपिक को हमें कंप्लीटली कवर, अगर आपके सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है कि लॉ ऑफ इंडक्शन, कंडक्शन आना है, लॉ ऑफ कंडक्शन आना है, तो आप इसको कंप्लीटली कवर करके जाइए। कोई वो मत छोड़िए कि नहीं सिर्फ ये वाला पार्ट है, इससे प्रॉब्लम पूछी गई तो सिर्फ इसको करें, ठीक है, ऐसा नहीं। कभी कभी पेपर जो है थोड़ा हट के बन जाता है, तो वो पेपर हट के नहीं बनता है, वो हम काम करके नहीं गए इस वजह से हट के लगता है, ठीक है। अगर हम उस पूरे जितना है सिलेबस में है उसको कवर करके जाएंगे तो आपको हट के कुछ नहीं लगेगा, आप सब कुछ करके चले आओगे, ठीक है। कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसको कंप्लीटली थर्मल कंडक्टिविटी की थ्योरी आपको स्टडी कर लेनी है। इससे रिलेटेड 3-4 टाइप के प्रॉब्लम कर लेने, के इक्विवेलेंट, थर्मल रेजिस्टेंस, इतना अप्रोच कर लेना। वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव सिंगल टिक मारना है, कोई नोट नहीं लिखना है कि नहीं ऐसे ऐसे, कि आप जितना अच्छे सजा पाओ, ठीक है। इसीलिए मतलब टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल प्रॉब्लम कैसे बनेगी, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, वो मैं असर्शन रीजन कैसे बनेगा। अब इससे देखिए असर्शन रीजन भी बन सकता है, इस प्रॉब्लम से असर्शन रीजन भी क्रिएट किया जा सकता है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है, एक फिगर दे दिया गया या फिगर स्टेटमेंट दे दिया गया, किस तरीके से वो वेरी कर रहा है थर्मल कंडक्टिविटी। गैस में क्यों इंक्रीज करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये असर्शन रीजन के लिए कितना बेस्ट टॉपिक है, ठीक है। कि थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, गैस में इंक्रीज करती है, क्यों करती है, रीज़न दीजिए। अगर रीज़न सही होगा तो असर्शन रीजन, असर्शन में गैस की थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, रीज़न लिख देंगे क्या रीज़न है उसका, ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन बढ़ जाता है, दैट इज़ वाई उसमें कंडक्शन ईजिली थोड़ा
कंडक्टिविटी बढ़ जाती, तो वो है, ठीक है। ऐसे ही सॉलिड एंड लिक्विड में क्यों डिक्रीज होती है, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस वीक पड़ जाते हैं, तो वो रीजन में डाल सकते हैं। तो अब असर्शन रीजन से भी इससे प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको मतलब एक एरिया बता रहा हूँ कि असर्शन रीजन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम कैसे बनेगा वो। और ये सारी जो मैंने आपको बताई ये आपको प्रीवियस ईयर लगाओगे एक एक प्रॉब्लम मिल जाएगी। एग्जाम पेपर में कभी भी आपको नया क्वेश्चन मिलता है, नया क्वेश्चन पुराना ही होता बट वो नए फॉर्मेट में मिल जाता है। अगर आप सारे फॉर्मेट करके जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर ही इस टाइम पे कंप्लीट करेंगे जिस वे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया उस वे में, तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। 110% आप प्रॉब्लम को सही मारकर आएंगे, ठीक है। तो कंडक्शन में देखिए इस इक्वेशन को मैंने डिस्क्राइब किया, इसी से इस तरीके से प्रॉब्लम आती हैं। और कुछ इसमें जो आता होगा मुझे नहीं लगता कुछ आता है कि ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स एक ही इक्वेशन है कंडक्शन की। और जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि एक प्रैक्टिकल केसेस दे देते हैं कि जैसे लिक्विड है, लिक्विड को आप यहाँ बॉटम से हीट कर रहे हो बर्नर में से, तो कौन सा प्रोसेस होगा, कन्वेक्शन होगा। अगर आप इसको टॉप से हीट देने लगो तो ये कंडक्शन होने लगता है, ठीक है। इस तरीके से वन लाइनर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आप बुक से वही रिपीट होके आती हैं वो कर लीजिए। लेकिन जो प्रॉब्लम चेंज या नई बनती है, जनरेट होती, वो इस वे में होती है। जब तक आप सोच नहीं पाओगे कि प्रॉब्लम कैसे बन रही है टॉपिक में, आप नया क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम में 30% चांसेस होते हैं कि वही रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ नए क्वेश्चन आते हैं जिनको हम नए बोलते हैं, वो एक्चुअल में नए नहीं होते, वो सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा आगे पीछे ऑप्शंस कर देते हैं, डिजिट्स चेंज कर देते हैं, ओके। तो ये था हमारा कंडक्शन, जिससे एक प्रॉब्लम आती है, एक ही आती है, दो भी आ सकती, आ जाएगी तो अच्छी बात नहीं, एक तो मैं मान के चलता हूँ कि कंडक्शन से एक प्रॉब्लम आती है। रेडिएशन, इसका जब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो रेडिएशन से भी एक प्रॉब्लम आती है, वो अलग आती, कंडक्शन से रेडिएशन से एक आती है। इसीलिए मैंने कहा मिनिमम 1 पूछा ही जाएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। रेडिएशन का अलग से आएगा, कंडक्शन का अलग से आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में रेडिएशन का हम देखेंगे कि रेडिएशन में प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है, असर्शन रीजन कैसे पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है और थ्योरेटिकल कैसे पूछा जा सकता है। आज का जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो लोग मतलब वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, फोर्थ देखेंगे, वो लोगों से गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब चैनल को करें, ताकि आपको पता चले कि हाँ मतलब जा रहा है, लोगों के पास मटेरियल जो है वो पहुंच रहा है और जो एफर्ट हम लगा रहे हैं वो रंग ला रही है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे रेडिएशन के साथ। नेक्स्ट लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेडिएशन, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।